देखो लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, याद आ रहा है कुछ? देखो, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी, इक्वेशन कुछ ऐसी थी अगर याद हो, d²x ऐसे ही था ना, यस और नो? और इसके साथ में क्या था? d² साई अपॉन क्या था? dy² प्लस सेम d² साई अपॉन क्या था? dz² प्लस इसके बाद क्या था? 8π² अपॉन क्या था? h², और आगे क्या था? e माइनस वी साई इक्वल टू क्या था? 0। ये इक्वेशन आप पढ़ चुके थे और उसमें आपको ये बताया था कि अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे आपको साई की 3 वैल्यूज मिलती है। साई की कितनी वैल्यूज मिलती है? और उन 3 वैल्यूज के लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया कि हमें यहां से हेल्प मिलती है क्वांटम नंबर। क्या मिलती है? किसकी हेल्प बेटा? क्वांटम। और ये क्वांटम नंबर मतलब 3 क्वांटम नंबर यहां से हमने निकाले थे। पहला जो क्वांटम नंबर मैंने आपको लिखवाया, शायद वो लिखवाया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा था। और दूसरा जो लिखा था, कौन सा लिखा था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा जो आपको दिया मैंने, वो दिया कौन सा? मैग्नेटिक। कौन सा दिया था बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने आपको दिया था। और फिर यह भी बोला था कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल को डेजिग्नेट अगर करना है तो उसके लिए 3 क्वांटम नंबर रिक्वायर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और कौन सा? मैग्नेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर आपको डेजिग्नेट करना है तो उसके लिए 4 रिक्वायर होते हैं। 4 के लिए मैंने लिखा होगा शायद स्पिन क्वांटम नंबर, कि वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। कहां तक लिखवाया वो बता दो बस एक बार जरा पहले। कौन सा? इक्वेशन के अलावा कुछ नहीं। ऑर्बिटल के बारे में कुछ बताया था? नहीं बताया। तो यहां देखो जरा, यहां से एक नई दुनिया शुरू हो जाती है बिल्कुल। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। इनके अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? ऑर्बिटल। कहां पे प्रेजेंट है? अब ऑर्बिटल है क्या, वो ध्यान से देखना जरा। ऑर्बिटल क्या है? लाइक ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो पढ़ा तो ये था कि इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन कहां पे घूमता है बेटा? ऑर्बिट में। लेकिन जो आपने प्रिंसिपल लास्ट पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करता। क्लियर हो गया? उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो कि वो कहां प्रेजेंट है, तो उसके लिए यहां भी प्रेजेंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। यस और नो? और उस पर्टिकुलर रीजन को एक नाम दिया था जिसका नाम था ऑर्बिटल। क्या नाम था बेटा इसका? नाम ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ है ना? तो ये ऑर्बिटल को अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हो, कैसे डिफाइन करोगे? कि स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding an electron is 90 to 95% और मैक्सिमम, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड का वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। कैसे रहेगी बेटा? उस पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? जबकि ऑर्बिट जो बोर ने डिफाइन करा, वो कैसे डिफाइन करा था कि सर सर्कुलर पाथ प्रेजेंट है, उसको नाम देंगे ऑर्बिट। क्या नाम देंगे? लेकिन ऑर्बिट का कंसेप्ट यहां पे खत्म हो चुका है बिल्कुल। अब किसका कंसेप्ट आएगा? ऑर्बिटल। किसका आएगा बेटा? और किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम। ये तो चाहिए ही। जैसे मैंने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये थोड़े कहेंगे गाजियाबाद में रहता हूं जी। भाई पर्टिकुलर एक सीक्वेंशियल होगा। सीक्वेंशियल कैसे? कि गाजियाबाद में कहा कि 7 से नहीं, 7 से में कहा कि जे ब्लॉक में। तो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है कि उसका शेल नंबर क्या होगा। सेल के बाद आप पढ़ेंगे सबशेल। क्या पढ़ेंगे? सबशेल के बाद में आपका निकल के आएगा ऑर्बिटल। क्या आएगा? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के बाद एक क्वांटम नंबर और प्रेजेंट होता है जो इस इक्वेशन से नहीं मिलता आपको। तो पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में कि बताओ चौथा क्वांटम नंबर कौन सा वाला है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाला? तो उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी ये 3 क्वांटम नंबर इस इक्वेशन की हेल्प से आपके निकाले हुए ऑलरेडी। नहीं आया समझ में? ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करना है, 3 रिक्वायर होंगे, और इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करना है, कितने रिक्वायर होंगे? 4। नहीं आया समझ में? 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। बढ़िया। पहला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से कौन सा क्वांटम नंबर डिस्क्राइब नहीं होता? उसका आंसर स्पिन क्वांटम
नंबर, वो भी सेपरेटली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान के चलिए ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करना है तो कितने क्वांटम नंबर रिक्वायर होंगे, तो उसका आंसर होगा 3, प्रिंसिपल, एजीमुथल और कौन सा बेटा, मैग्नेटिक। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करना है, किसको डेजिग्नेट करना है, इलेक्ट्रॉन को 3 नहीं बेटा, कितने चाहिए, 4, कितने चाहिए, 3 तो ये चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ चाहिए स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर कौन सा होता है, जो आपका ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगा, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी। भाई दो ही मोशन पॉसिबल है, या सुनो, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। नहीं आया समझ में, तो इक्वेशन तो पेपर में नहीं आती लिखने के लिए, ना इसका सोल्यूशन आता। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, वो जेईई एडवांस का है, वो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है क्या, कि इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स बनते हैं, उन ग्राफ्स की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, कहां पे क्या होगी, जी, वो सब हम लास्ट में पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है, ऐसा नो डाउट कोई, लास्ट पॉइंट क्या ऐड किया हुआ है वो बता दो बस एक बार। इक्वेशन के अलावा कुछ नहीं लिखा था क्या, 3 इंटीजर निकलेंगे, कौन कौन से, बस ये क्वांटम नंबर मेंशन नहीं कराया था, तीनों लिखवा दिए ना कौन कौन से, और बस और कुछ नहीं बताया। लगाओ हेडिंग लगाओ फटाफट से, चलो कोई हेडिंग का एक काम करो, पहले एक क्वेश्चन लगा दो, डिफरेंशिएट बिटवीन, आता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ध्यान से देखना जरा, पहले तो इसे ही देख लो, उसके बाद कुछ समझ में आएगा अच्छे से। क्वांटम नंबर आज खत्म कर देंगे, ठीक है, और ये मान के चलना आज, कल और परसों ये चैप्टर धीरे धीरे एंडिंग पे चला जाएगा, और हो सकता है विद इन 4 क्लासेस चैप्टर आपका पैक बढ़िया तरीके से। हाँ, क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये मान के चलना इंपॉर्टेंट भी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर। ध्यान से देखो बेटा, मैंने एक तो नाम दिया ऑर्बिट, क्या नाम दिया बेटा मैंने, और दूसरा जो मैंने नाम दिया वो नाम दिया ऑर्बिटल, क्या नाम दिया बेटा, ऑर्बिटल मैंने नाम दिया। ध्यान से देखना जरा, एक मिनट बस, जो बिल्कुल बेसिक है वो उस पे चलेंगे। देखो ऑर्बिट आपका 2D पाथ है, कैसा पाथ है बेटा, ये 2 डायमेंशनल होता है, यस और नो, सर्कुलर है, यस। और सेम ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे तो ये आपका होता है 3D, कैसा होता है बेटा ये 3D, मतलब x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग। क्लियर हो गया, यस और नो। दूसरा ऑर्बिट की अगर बात करेंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे, K L M N, इस तरह से पढ़ा होगा शायद, यस और नो। और उसी तरफ अगर देखते हैं ऑर्बिटल की बात, तो ऑर्बिटल में आपका आता है S P D, और कौन सा आएगा F G H, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक। सेम यहां अगर देखते हैं एक ऑर्बिट के अंदर या किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा 2n² शायद क्लास 9th में, यस और नो, पढ़ा था ना, कि अगर मान लीजिए n = 1 है, पहला शेल आपके पास है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, कितने आएंगे, सेम n = 2 आ गया तो यहां कितने हो जाएंगे आपके 8, कितने हो जाएंगे, सेम n = 3 आ गया तो यहां पे कितने हो जाएंगे 18, कितने हो जाएंगे, और n = 4 आ गया तो यहां पे कितने आ जाएंगे बेटा 32, कितने आ जाएंगे 30। वहां अगर देखते हैं ऑर्बिटल के केस में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, कितने होंगे, जबकि ऑर्बिट के लिए आपका क्या है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 आ रहे हैं, यस और नो। तीसरा सॉरी 4th जो पॉइंट आता है ऑर्बिट की अगर बात करेंगे तो ये नेचर में होता है नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा ये नॉन डायरेक्शनल, का मतलब है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल यही तो डिफाइन किया हुआ सर्कुलर पाथ है। और इसकी अगर बात करेंगे ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल के केस में ये नेचर में होता है डायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा ये डायरेक्शनल इन नेचर। कैसे, अगर बात करेंगे एस ऑर्बिटल की, ध्यान से सुनना, अगर बात करेंगे एस ऑर्बिटल की तो खाली यही ऐसा है बेटा जो नेचर में कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा ये, बाकी अगर बात करेंगे p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, ये सभी के सभी नेचर में कैसे होते हैं डायरेक्शनल। कैसे होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होगा, ठीक। इसके अलावा अगर यहां बात करोगे तो ये कंसेप्ट जो ऑर्बिट का,
ये हाइजेनबर्ग को फॉलो नहीं करता, यस और नो? तो इसको लिख सकते हैं कि अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो इसी ने दिया था, यस और नो? तो यहां पे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नहीं आया समझ में? हाँ है ना? फिलहाल अब तक जो पढ़ा वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा था, अब जो पढ़ेंगे वो ऑर्बिटल। पहले 2D था, अब कैसा होगा? 3D। पहले KLMN था, अब क्या होगा? SPD है। पहले क्या था? 2n स्क्वायर था, अब मैक्सिमम कितने रहेंगे? 2। कितने रहेंगे? इसके अलावा ये कैसा था नेचर में? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। ये वाला कैसा होगा आपका? डायरेक्शनल। कैसा होगा? खाली एक को छोड़ के इस वाले को। क्लियर हो गया? इसके अलावा ये किसके अगेंस्ट था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। और ये किसके अकॉर्डिंग था? अनसर्टेनिटी। तो पेपर में ना सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा वाला गलत है, या तो ऐसा आ जाएगा, या स्कूल एग्जाम में सीधा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिट। समझ में आ गया सोनो? बाकी ये सब अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं क्वांटम नंबर स्टार्ट करूंगा। करिए फटाफट जल्दी से। डन बेटा? हेडिंग लगाओ फटाफट बीचों बीच। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स। और स्टार मार्क कर देना। इस बार नहीं आया क्वेश्चन जेई में, एक भी नहीं आया, लेकिन बैक ईयर्स में अगर उठाओगे तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और रिपीट भी होते हैं, सबसे बढ़िया चीज। डन हो गया बेटा? अच्छा, क्वांटम नंबर है क्या? सुनना ध्यान से जरा। अभी जैसे आपसे पूछा जाए एड्रेस क्या है आपका, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आप क्या बोलेंगे कि सर गाजियाबाद। और इस गाजियाबाद में कहां प्रेजेंट है? तो आपका आंसर कि सर शास्त्री नगर। और शास्त्री नगर में कहां प्रेजेंट है? कि सर जे ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बेटा? जे ब्लॉक। कि जे ब्लॉक में कहां प्रेजेंट है? कि सर 116। यही होगा, बोलो हाँ है ना? ठीक है ना? और 116 में भी बहुत सारे फ्लोर आ रहे हैं, तो उसमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो एक क्वांटम नंबर यहाँ पे और आ जाएगा लास्ट, उसको नाम देंगे स्पिन। क्या नाम देंगे उसको बेटा? स्पिन जस्ट अबाउट द मोशन। किसके अबाउट बेटा? ये मोशन अलोंग इट्स एक्सिस। मोशन अलोंग इट्स एक्सिस, कि एक्सिस के अलोंग मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे ये तो पर्टिकुलर किसी इंसान का एड्रेस हो गया,
सेम इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होगा ऐसे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में ये सब थोड़े ना आएगा। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में क्या आएगा कि सर कौन सी शेल में प्रेजेंट है, बोलो हाँ है ना, अरे ये सुन लो, शेल के बाद आपका आता है सब शेल। क्या आता है बेटा, सब। कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है, सब शेल के बाद क्या आएगा कि सर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ऑर्बिटल के बाद आपका आता है मोशन। क्या आता है बेटा, मोशन, दैट इज नोन एज स्पिन। तो हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करना है या उसका कंप्लीट एड्रेस निकालना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, क्वांटम। नहीं आया समझ में, बात समझो। देखो क्वांटम नंबर है क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको एड्रेस निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर निकालना है, निकालने के लिए आपको चार चीजें पता होनी चाहिए, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और क्या चाहिए बेटा, स्पिन। ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कहां से करोगे, क्वांटम नंबर से। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि चार क्वांटम नंबर हमें पढ़ने हैं, तो चारों में से पहला क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, शेल। क्या बताएगा, दूसरा वाला क्या बताएगा, सबशेल। तीसरा वाला क्या बताएगा, ऑर्बिटल। और फोर्थ वन क्या बताएगा आपको, स्पिन। तो ये सब हमें पढ़ना है एक्चुअल में। नहीं आया समझ में, क्लियर है। फटाफट लिखो इसमें डैश करके जरा, द नंबर्स by which we get the complete information about the electrons, in an atom, are called quantum numbers, क्लियर है बेटा। और इसकी सब हेडिंग लगा दो। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आप पढ़ने वाले हैं कौन सा बताओ जरा, बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिखना बाद में, समझते रहना पहले आराम से। राशि एन से इसको डिनोट करते हैं, किससे नोट करते हैं बेटा, एन से। अब ये बताया किसने इसके बारे में, सारी कहानी क्या थी, सुनना ध्यान से जरा। ये प्रपोज्ड क्या, बोर ने, प्रपोज्ड बाय बोर ने इसके बारे में डिफाइन करा। और ये क्या बताता है आपको, इट टेल्स अबाउट द शेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट या शेल नंबर अगर हमें बताना है तो कहां से पता लगेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। कैसे, जैसे क्वेश्चन ने कह दिया के शेल है, कौन सा शेल है बेटा, के शेल। तो के शेल का मतलब क्या होगा, एन इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। सेम एल शेल अगर बोल दिया तो एल शेल का मतलब क्या होगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2। क्वेश्चन ने कह दिया एम शेल है तो आपका एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या क्वेश्चन कह रहा है एन शेल है तो आपका यही एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, क्लियर है और नो। सेम इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल। तो ये मैंने भी आपको बता ही दिया था, कितना होता है, 2n²। कितना होता है बेटा, यही होता है ऐसा। सेम n इक्वल टू 1 किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके, 2 आएंगे। n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, यहां कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। सेम n इक्वल्स टू 3 पुट किया, 18 आ गए। और n इक्वल्स टू 4 पुट किया तो यहां कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 30। क्लियर है ऐसा। फिर इसके अलावा ये बताता है आपका साइज। क्या बताता है, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एन एटम। तो साइज कैसे पता लगाते हैं लविश, उसके लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया था रेडियस का, अगर याद हो। यस और नो, क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू ये बढ़ा था 0.52 इंटू बेटा क्या होता है, n² अपॉन क्या होता है, z, इतने एंगस्ट्रॉम। यही होता है यस और नो। फिर इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी बोर ने बताई थी, कितनी होती है, v इक्वल्स टू 2.18 इंटू कितना 10 इंटू z बाय क्या होता है बेटा, n, इतने मीटर पर सेकंड। यही था यस और नो। और क्वेश्चन अगर ये कहता है कि एनर्जी निकालनी है ऑर्बिट की, आपको क्या निकालनी है बेटा, तो एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, -13.6 इंटू कितना अपॉन n², इतने ईवी पर। मतलब जो भी कहानी बोहर ने पहले सुनाई थी वो सारी कहानी इसी क्वांटम नंबर में आपकी आ जाएगी। यस और नो। साइज बताना है, वेलोसिटी बतानी है, एनर्जी बतानी है, तो भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से डिफाइन कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा एक कंसेप्ट अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम राशि क्या होता है, बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला बताया था। mvr इक्वल टू क्या होता है बेटा, nh अपॉन
तो ये भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ले सकते हो। नहीं आया समझ में? बस इतनी सी कहानी है। जो बोर मॉडल था वही आप ऐसे मान के चलो, वही क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नहीं आया समझ में? क्लियर है? ऐड करो फटाफट जल्दी से। एन, एन से डिनोट करते हैं बेटा। ज्यादा टाइम नेगेटिव लगा इसके आगे। नहीं, हाँ माइनस नहीं है। हो गया बेटा, डन। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो फटाफट। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देख ये एन से डिनोट नहीं होता, ये चेंज हो जाएंगी यहाँ चीजें ना, समझते रहना पहले अच्छे से। एल से डिनोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? एल से। अब ये किसने प्रपोज करा, क्या था इसके बारे में सुनना ध्यान से जरा। प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड बाय, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उसका नाम था समरफील्ड। क्या नाम था? समरफील्ड। तो बोर के बाद में समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम भी आया था, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, सुनना ध्यान से। फिर इसको जो डिनोट करता है, इट इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय एल। किससे नोट करते हैं बेटा? एल से इसको डिनोट करते हैं। ये बताता क्या है? ये बताता है आपको सबशेल। क्या बताता है? इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबशेल। क्या बताता है? नंबर ऑफ। तो हमें ना 4 सबशेल पढ़नी है बस। और कौन कौन सी पढ़नी है सुनना ध्यान से जरा। सबशेल आपकी 4 है। 4 में कौन कौन सी? एस, पी, डी और कौन सा आ गया बेटा? अब एस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शार्प। क्या मतलब होता है? शार्प। सुनना ध्यान से। और पी की अगर बात करोगे इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है इसका बेटा? प्रिंसिपल। डी की अगर बात करेंगे तो ये होता है डिफ्यूज। कैसा होता है बेटा ये? और एफ की अगर बात करोगे तो ये होता है फंडामेंटल। कैसा होता है बेटा ये? अब बात सारी ये आती है कि सर सबसेल की स्टार्टिंग एबीसीडी से भी तो कर सकते थे। कहां से स्टार्ट करी? रीजन।
हाँ, बोलो एसपीडी पावर रेंजर है नहीं, ऐसे ही क्यों स्टार्टिंग में बताओ जरा, बोलो एसपीडी एफ जी एच इस तरह से आगे कंटिन्यूस में जाएगा, हालांकि एफ पे खत्म हो जाता है हमारा सारा, एसपीडी से ही स्टार्टिंग क्यों करी थी इसकी? क्या कह रहे सर सत्यम? मर्जी थोड़ी होती है, मर्जी है तो फिर एबीसीडी लिख देते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं और काम आसान हो जाएगा। भाई एसपीडीएफ बीच में आ रहा है निकल के एबीसीडी, क्यों नहीं बताओ? ये सुनो ना, ये बच्चों को ना इनके नाम भी नहीं पता होते, बच्चों को एसपीडीएफ पता होता है खाली। एस मतलब क्या होता है? शार्प। क्या मतलब होता है? शार्प मतलब शार्प पैटर्न। कैसा पैटर्न? बीच में आता है स्पेक्ट्रम पढ़ा जब हमने, तो स्पेक्ट्रम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो कहीं पे शार्प स्पेक्ट्रम बना, कहीं पे कैसा बना? प्रिंसिपल, कहीं पे कैसा पैटर्न बना? डिफ्यूज, कैसा बना? और या कहीं पर कैसा बना? फंडामेंटल, कैसा बना? तो उस स्पेक्ट्रम के डेटा को ऑब्जर्व करके सबसेल इस तरह से डिफाइन करे थे आपके एसपीडी और कौन से? एफ। एबीसीडी के हिसाब से कुछ बना ही नहीं था हमारा। क्लियर हो गया? अब सुनना ध्यान से, इसके आगे जो कहानी आती है, नंबर ऑफ सबसेल होते हैं। कितने सबसेल होते हैं किसी भी सेल के अंदर? ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन अ सेल, प्रेजेंट इन अ सेल, किसी भी सेल के अंदर कितनी सबसेल? तो सबसेल को किससे नोट कर रहे हैं बेटा? एल। किससे बेटा? और एल ये इक्वल होता है किसके? 0 से n-1, 0 से n- लिमिट होती है इसकी भी, 0 से n-। अब कैसे? मान के चलो आपके पास पहला सेल है n = 1, तो बताओ जरा इसके लिए l = कितना होगा? भाई ये 0 यहां से कितना हुआ? 0 से कितना? 1-1, ये कितना आ गया? 0। कितना आ गया? तो 0 का मतलब ये नहीं कि एक भी सेल एक भी सब सेल नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर कोई डिजिट आ रही है, तो क्या डिफाइन कर रहा है कि पहली सेल में एक ही सब सेल होगी, और 0 का मतलब कौन सी सब सेल होगी आपकी? एस सब सेल। कौन सी सब सेल बेटा? एस सब सेल। नहीं आया समझ में? हाँ है ना? दोबारा देखो ध्यान से, मान लो आप ये पुट कर दो n = 2, क्या पुट करते हो? n = 2 अगर पुट कर दो तो ये l = कितना बनेगा? 0 से कितना? 2-1, 2 दो वैल्यूज आ रही है, कितना? 0,1। बोलो हाँ है ना? अब 0,1 का मतलब कितनी सब सेल है? 2। कितनी सब सेल है? 2 सब सेल। कौन कौन सी? पहला S दूसरा P, तो 2 सब सेल आपकी प्रेजेंट होंगी सेकंड सेल के अंदर, S और P सब सेल। मान के चलो ये आ जाए n = 3, तब आपका l = क्या बनेगा बताना जरा? 0 से कितना? 3-1, तो कितनी वैल्यू? 0,1,2। बोलो हाँ है ना? अब 3 सब सेल आ रही है, कौन कौन सी? S P, और तीसरा कौन सा आ जाएगा? D सब सेल। और मान के चलो आपने पुट कर दिया n = 4, क्या पुट कर दिया? n = तो l = क्या बनेगा? 0 to कितना? 4-1, और ये आपका बन जाएगा कितना? 0 1 2 3। तो यहां से एक चीज सिग्निफाई हो जाती है, ध्यान से देखना, जितनी आपकी सेल होगी, पहली सेल एक सब सेल, बोलो हाँ है ना? दूसरी सेल कितनी सब सेल? 2। तीसरी सब सेल कितनी सब सेल? 3। और चौथी सेल में कितनी सब सेल बेटा? 4। जितनी सेल उतनी ही, मान लो 5th सेल अगर मैं लेके चलता हूं तो वहां नंबर ऑफ सब सेल कितनी हो जाएंगी? 5। कितनी हो जाएंगी? 6th में जाऊंगा, नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? तो सेल और सब सेल हमेशा क्या रहते हैं? सेम। क्या रहते हैं? वो कभी भी चेंज नहीं होते। और यहां से एक चीज और निकल के आ जाती है कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब सेल प्रेजेंट है तो उसमें एल को आप डिफाइन करेंगे कैसे? कि सब सेल की अगर बात करते हैं तो 4 सब सेल मेरे पास प्रेजेंट है, कौन कौन सी? S P D, और कौन सी वाली बेटा? F। और मेरे को यहां से L आपका मिल गया क्वांटम नंबर, तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, और F के लिए कितना होगा? 3 होगा। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? दोबारा समझो ध्यान से, L से डिनोट करते हैं, और L की एक रेंज है। रेंज क्या है? 0 से n-, कि अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है किसी भी गिवन सेल के अंदर कितनी सब सेल है, तो उस रेंज में लाया करेगा। अब इस रेंज का मतलब ये हुआ कि L = 0 आया, तो 0 का मतलब ये नहीं है कि एक भी सब सेल नहीं है इसके अंदर। 0 का मतलब है कितना सब सेल है? 1। और वो एक सब सेल कौन सा होगा? S। कौन सा होगा? सेम। मान के चलो अगर आप 2 पुट करते हो n की जगह पे, तो 2 नंबर आ रहे हैं मेरे पास, 0,1 आ रहा है, तो 0,1 क्या डिफाइन कर रहा है? कितने सब सेल है? 2। कौन कौन से? S और P। सेम n = 3 आप अगर पुट कर रहे हो तो मेरे पास 3 नंबर आ रहे हैं, 0 1, और कौन सा आ रहा है बेटा? 2। 3 सब सेल, कौन कौन से? S P और D। सेम 4 के लिए S P D और F भी यहां पे आपका आ जाएगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है? इसके अलावा ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द shapes of the orbital, shapes of the orbital। ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वांटम नंबर के बाद में, जो लास्ट वाला पोर्शन बचेगा हमारा। तो एस की अगर बात करते हैं तो एस की जो शेप होती है एस ऑर्बिटल की, ये होती है स्फेरिकल। कैसी होती है बेटा? ये
स्फेरिकल आपको पता है कैसी होती है, ऐसे को देखता हूं, क्लियर है सुनो। सेम अगर बात करोगे पी ऑर्बिटल के लिए, तो ये शेप होती है डंबल। कैसी होती है बेटा ये? डंबल, जैसे जिम वाला डंबल होता है कुछ ऐसा, ऐसे। क्लियर हो गया। और सेम डी सबशेल की अगर बात करोगे या डी ऑर्बिटल की बात करोगे, तो इसकी शेप होती है डबल डंबल। कैसी होती है बेटा ये? डबल डंबल शेप कैसी होती है? कुछ ऐसे होती है, ऐसे एक डंबल और ये दूसरा डंबल। समझ में आ रहा है? बोलो है ना। सेम अगर एफ की अगर बात करोगे, तो एफ की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? ध्यान से सुनना, यहां कितने फोल्ड है? 2 फोल्ड, एक ऊपर और एक। यहां कितना फोल्ड है? 1 2 3 और कितना हो गया? एफ में 4 फोल्ड ना होके कितने आते हैं? 8। कितने आते हैं? 8 फोल्ड का मतलब आप अंदाजा लगा लो कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 और कितना हो गया? तो वो हमें पढ़ना भी नहीं है फिलहाल, नहीं आया समझ में, हाँ है ना। तो शेप्स के बारे में भी जो बताता है वो कौन बताता है? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया। सब शेल ऐसे मान के चलो, सेल से अगला वाला जो पोर्शन हमारा रहेगा। ऑर्बिटल तो वो पर्टिकुलर एक रीजन हो गया जहां इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है, हाँ। तो वो तीसरा वाला पोर्शन जब पढ़ेंगे तब उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आता है निकल के, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबशेल, प्रेजेंट इन अ सबशेल। किसी भी सबशेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 2l+1, 2 2l+, या इसको आप ऐसे लिख लो, कैसे? 4l+2। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखना जरा, मान लीजिए आपके पास एस सबशेल है, और एस सबशेल के लिए आपको पता है एल इक्वल टू क्या होता है? 0। एल इक्वल टू क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा? 2। बोलो हाँ है ना। सेम पी सबशेल की अगर बात करोगे, तो पी सबशेल के लिए अभी आपने पढ़ा जो एल की वैल्यू है वो क्या आती है बेटा? 1 आती है। क्या आती है? तो यहां अगर 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। यस और नो। सेम डी सबशेल की अगर बात करोगे, तो डी सबशेल के लिए यही एल की वैल्यू बेटा क्या होती है? 2। क्या होती है? और आप अगर यहां 2 पुट करते हो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? सेम एफ सबशेल के लिए अगर आइडेंटिफाई करते हो, तो एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू बेटा क्या होती है? 3। क्या होती है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 14। कितने आएंगे? तो पेपर ये नहीं पूछता एसपी में डी में कितने हैं, पेपर ये पूछता है कि बताओ अगर जनरल फॉर्मूला लिखना हो, कौन सा फॉर्मूला लिखना हो? जनरल का मतलब है किस फॉर्मूला, मतलब 4 ऑप्शन दिए और ऐसे फॉर्मूले लिख के दे देगा, कहेगा बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबशेल, तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना 2 2l+1 या फिर 4l+, इससे आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं आया समझ में? ये तो आप लास्ट में जब कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे वहां पे भी आएगा, पेपर ये पूछता है आपसे जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। क्लियर है? दूसरा इसके अलावा ये कैसा शेप है? स्फेरिकल। कैसा है ये वाला कैसा है? डंबल। और ये वाला कैसा है? अब एक बात बताओ, सिमेट्रिकल कौन सा है तीनों में से? अच्छा ये सिमेट्रिकल, इतना बढ़िया। अच्छा सिमेट्रिकल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बता दे सर। रुक जाए 1 मिनट, सिमेट्रिकल कैसे देखते हैं बता, जल्दी बता। काट के देख लेते हैं ना सर, दोनों साइड सेम आ रहा है, सिमेट्रिकल है। सर यहां से काट देंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, है ना, ऐसे ही ना, तो ये सिमेट्रिकल है। इसको काटेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए सिमेट्रिकल कौन सा होगा? यहां पे पूरा रीजन कैसा आ रहा है? सेम। कैसा आ रहा है बेटा? यहां पे, जबकि रीजन आपका सेम नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा। जहां पे मैंने नहीं बनाया वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो ये सिमेट्रिकल थोड़ा हुआ, या कैसा हुआ? अनसिमेट्रिकल। कैसा हुआ? अब क्वेश्चन ये है कि चारों ऑर्बिटल्स की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? बताओ जरा। जैसे मान के चलना, मैंने ये लिया, ध्यान से देखो जरा, मेरे पास न्यूक्लियस है और मैं 4th शेल में जा रहा हूं। कौन सी शेल में बेटा? 4th। तो ये तो मेरा हो गया n = 1, ये हो गया n = कितना बेटा? 2, और ये हो गया n = 3, और ये कितना हो गया? n = 4। तो n = 4 में मेरे पास 4 सबशेल है। सबसे पहले कौन सी आएगी? s। कौन सी आएगी बेटा? s के बाद में कौन सी आएगी? p। p के बाद कौन आएगा? d। और d के बाद कौन आएगा? f। कौन आएगा? क्वेश्चन बस इतना सा है कि चारों सबशेल्स में से किसकी एनर्जी सबसे कम होगी और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, ये कैसे आइडेंटिफाई करें बताओ। हाँ रीजन बता दो बस। दूर, अच्छा मैंने मतलब दूर लिख दिया, मैं f पहले लिख दूं फिर? ऐसे नहीं ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ? सबसे कम एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी, याद कर लो जरा बोर मॉडल थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा कहां पे लगेगा?
अभी आपको ये बताया कि एस की जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल है। कैसी है बेटा? चारों तरफ सेम ही रहेगा जोन, तो सिमेट्रिकल तो यही हुआ। अब ये अगर सिमेट्रिकल है, एक बात तो बताओ कि अगर ये सिमेट्रिकल जोन है तो न्यूक्लियर चार्ज यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, हर जगह सेम ही तो लगेगा ये सोनो। और ये न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतनी ही एनर्जी क्या रहती है आपकी, याद करो। जितना क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा, एनर्जी की वैल्यू उतनी ही क्या रहती है, ज्यादा। क्या रहती है? याद करो, बताया था पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी थी वो कितनी निकाली थी आपने, याद करो, माइनस का 13 पॉइंट, याद आ रहा है? सेम सेकंड ऑर्बिट में वैल्यू क्या आई थी बताना जरा, माइनस का 3.4, याद आ रहा है? थर्ड में कितनी आई थी, माइनस का 1.5, और फोर्थ में कितनी आई थी, 0.5। सुनो एक मिनट जरा, जितना दूर जा रहे हैं, जितना दूर मतलब पहली शेल पे इतना एनर्जी आ रहा है, माइनस 13.6, जितना दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है बेटा? सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, देखो, जितना क्लोज रहेगा एनर्जी उतनी कम रहेगी, और जितना दूर जाएगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन चारों में से सबसे क्लोज सबसे दूर तो पता लगेगा नहीं, लेकिन हाँ हमें इनकी शेप्स पता है। क्या पता है बेटा? शेप्स में अगर देखा जाए, एस की सर स्फेरिकल शेप है, सिमेट्रिकल है, चारों तरफ न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा? न्यूक्लियर चार्ज अगर सेम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा। क्या रहेगा? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। क्या रहेगी? कम रहेगी। तो एस की एनर्जी तो बेटा सबसे कम रहती है, और सबसे देखा जाए सबसे गंदी शेप जो बनेगी वो किसकी बनेगी, एफ की 8 फोल्ड होती है, सोनो। और पी की अभी शेप देखिए वो कैसी होती है, डंबल। कैसी होती है? और डी की कैसी होती है, डबल डंबल। कैसी होती है? तो ये तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है सोनो। और सबसे बेकार शेप किसकी होगी, एफ की। एफ की एनर्जी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा, और इसके बीच में आ जाएगा आपका पी, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा बेटा? डी। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? शेप की हेल्प से डिफाइन करते हैं किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। क्या रहेगी? न्यूक्लियर चार्ज भी चारों तरफ क्या लगेगा, सेम। चार्ज अगर सेम है, इलेक्ट्रॉन बाउंड रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाउंड रहेगा, तो एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। क्या रहेगी? और अगर मान के चलो कॉम्प्लेक्स शेप आ रही है, बिल्कुल फैला हुआ इलेक्ट्रॉन आपका इधर उधर कहीं भी भाग रहा है बहुत अच्छे से, तो उस केस में एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा। क्या रहेगी? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो एनर्जी रहती है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, एफ की। फिर उसके बाद पी, डी, और इधर एफ आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल। ये ध्यान रखना, पेपर ऑर्डर पूछ लेता है। एसपीडीएफ में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिमेट्रिकल रहेगा, एनर्जी सबसे कम, और अनसिमेट्रिकल जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा। क्या रहेगी? इसका सीधा सा इंपैक्ट ऐसे देखो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कहां सबसे ज्यादा लगेगा, एस में। कहां सबसे ज्यादा लगेगा, एफ के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे मिनिमम होता है, जिसकी वजह से एनर्जी मैक्सिमम होगी। पी और डी के केस में ये आपका डंबल था और ये वाला कैसा था, डबल डंबल। तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि मान लो यहां पे कोई न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, वो तो आगे जाएगा, यस और नो, तो अगेन इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या हो जाएगी? नहीं आया समझ में? 0.8, कोई बात नहीं, वो न्यूमेरिक डेटा, उसको छोड़ो फिलहाल। समझ में आ गया ना, कंसेप्ट क्लियर है? बोलो कोई डाउट, यस और नो? दोबारा सुनना ध्यान से। डिनोट किससे करते हैं, एल से नोट करते हैं। खाली क्या बताता है, सबसेल। क्या बताता है? कितनी सबसेल टोटल, 4। कौन कौन सी, एस, पी, डी, और एस क्या होता है, शार्प। ये पैटर्न है, क्या है ये, पैटर्न है स्पेक्ट्रम के, वहां से डिफाइन किए हुए हैं। एस शार्प हो गया, प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ क्या हो गया, फंडामेंटल। और नंबर ऑफ सबसेल कितने प्रेजेंट होंगे शेल में, 0 से n माइनस। आप अपनी मेमोरी के लिए सीधा रखो, जितने शेल उतने ही क्या होंगे, सबसेल। जितने शेल उतने ही। पहला शेल कितनी सबसेल, 1। दूसरा शेल कितने सबसेल हो गए, 2। तीसरा शेल कितने सबसेल हो गए, 3। चौथा शेल कितने सबसेल हो गए, 4। ऐसे ही बढ़ता चलेगा। 4 सबसेल में एसपीडीएफ आप पढ़ोगे, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3। क्लियर है? सेम शेप को भी एक्सप्लेन करता है। एस की स्फेरिकल होती है, पी की कैसी होती है, डंबल, और डी की कैसी होती है, और एफ की कैसी होती है बेटा, कॉम। 8 फोल्ड होती है सेम इसी की तरह, बस 8 उसमें बन जाते हैं। ठीक, इसके अलावा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सब शेल में, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, 2, 2l+1 या फिर 4l+। और एस में कितना आएगा, 2, पी में कितने आएंगे, 6, डी में 10, और एफ में कितने,
और एनर्जी की अगर बात आती है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एफ, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। ये ऑर्डर आपको याद रखना। नहीं आया समझ में। एक इसमें एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन और आ जाता है, तो वो मैं अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन। बताओ कहां से एक्सप्लेन करना है दोबारा, बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या कंफ्यूजन हो रही पता। हाँ, एस में रीजन बता दो तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखो बेटा, एस की शेप मैंने कैसी बताई, स्फेरिकल है। इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट हो, चाहे यहां प्रेजेंट हो, चाहे यहां प्रेजेंट हो, चाहे यहां कहीं भी प्रेजेंट हो स्फेरिकल जोन में, और बीच में आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है, चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, सेम क्या रहेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर जितना ज्यादा बाउंड रहेगा, जितना ज्यादा क्या रहेगा, बाउंड, मतलब न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा, उतनी ही कम उसकी क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो, सबके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, सेम क्या लगेगा, कहीं भी प्रेजेंट है, तो उस केस में एनर्जी तो मिनिमम हो गई। सेम मैं कह रहा हूं डी सब शेल के लिए हम ऐसा शेप बना रहे हैं, डबल डंबल। तो डबल डंबल का मतलब क्या है कि सर यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहां भी प्रेजेंट नहीं है, यहां भी प्रेजेंट नहीं है, यहां भी प्रेजेंट नहीं है। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या काम करेगा, पर्टिकुलर सर्टेन एरियाज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा। यहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई आपकी, ज्यादा क्या हो गई, ज्यादा एनर्जी रहेगी। दैट्स वाई ये आपका फ्री रहता है इलेक्ट्रॉन आपका। नहीं आया समझ, अभी क्वेश्चन कह दे एसपीडीएफ चारों में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे आसानी से, क्या आंसर होगा बताओ। एस से तो निकाल ही नहीं पाओगे, रीजन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बहुत ज्यादा। कहां से निकाल पाओगे, एफ से निकाल पाओगे। नहीं आया समझ में। सिमेट्रिकल का मतलब ऐसे नहीं देखना है कि ये बढ़िया डिजाइन बन रहा है एकदम है, इसको बीच में से काट देंगे, इधर भी ऐसा ही आएगा, इधर भी ऐसा। सिमेट्रिकल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह क्या होनी चाहिए, सेम क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से। क्लियर है, करो ऐड फटाफट जल्दी से।
डन बेटा। मतलब अच्छा, बैक साइड में कर दिया है, उसको वहीं कर दे। टाइम नहीं मिल रहा? नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी टाइम नहीं है। अच्छा, छुट्टी चल रही है, फिर तो टाइम ही टाइम। अच्छा, अच्छे बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। और एक और चीज बता दूं, ये अगर समझ में आ गया, चैप्टर नंबर 3 का जो कह सकते हैं ना एक फाउंडेशन जो है, वो यहीं से बनता है, क्वांटम नंबर से। कॉन्फ़िगरेशन जिस बच्चे को लिखना आ गया, केमिकल बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आधा सीख सकता है बहुत आराम से। ये आना जरूरी है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो 100% प्रॉब्लम आएगी आपको। आज, सॉरी, कल और परसों कोशिश करना, कोई भी छुट्टी मत करना, कोई भी। नुकसान होगा, 100% होगा। चाहे ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेते हो बाद में, लेकिन यहाँ बैठने के बाद में जब आप सीखोगे उसका मजा ही अलग है। कॉन्फ़िगरेशन आने बहुत जरूरी है आपको। डन। एक जीमान इफेक्ट बताया था बीच में बोर मॉडल में, जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। क्या होता है बताओ जरा, जीमान इफेक्ट। बोलो। एनर्जी का ऑर्डर नहीं लगाया तुमने, ऊपर वाला लगाया? कहाँ है? नहीं लगाया। SPDF सबसे ऊपर देख, क्या लिखा है? और बैठ लो। इसके नीचे ऐसा एरो लगा, नीचे लेफ्ट से राइट, उसके नीचे लिख इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। डन। यस और नो? अरे टेस्ट कैसा हुआ कल? अच्छा हुआ था। कनिष्का कैसा हुआ? पता नहीं, 2 बार से पता नहीं है, मुझे तो पता लग रहा है, पर पढ़ के नहीं आती है। क्यों, ज्यादा पढ़ लिया था? अरे राशि, कैसा हुआ टेस्ट कल? अच्छा गया, ठीक है। मैं अगली बार से ध्यान रखना, तेरा टेस्ट हैंड टू हैंड चेक करके दूंगा। कल एक बच्चे को रिपीट कराया, हाँ 4 बार रिपीट कराया एक बच्चे को कल, 4 बार कराया। सत्यम नहीं कराया? पूछ लो इससे। एक ही पेपर 4 बार रिपीट करा दिया उसको, 5 बजे से पहले पहले, और लिख के भेज भी दिया उसने। तो ऐसी स्थिति अगर चाह रहे हो तो बताओ, 5 करना पड़ जाएगा, 5 बार। 5 बार मतलब कितनी बार हो गए भाई? 10 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में, कितने हो गए? 50। देखो, छप जाएंगे दिमाग में अपने आप। वैसे तुम पढ़ते नहीं घर पे, एक रात पहले जो पढ़ाई होती है ना, उससे पढ़ाई नहीं होती कभी भी। आप मान के चलो, आप ये सोच रहे हो आज जैसे मंडे सपोज दैट, अब आपको पता है 15 दिन बाद टेस्ट है, तो 15 दिन बाद टेस्ट है, तो आप जागोगे कब? टेस्ट से 2 दिन पहले, कि अब मैं फटाफट आज पढ़ाई कर लूं, संडे टेस्ट है। और आप रात रात में हेलीकॉप्टर बना दोगे उनका बुक्स का बढ़िया करके, और जब सुबह या संडे में आओगे ना, आते मिक्स वेज बन जाती है फिर वो, है मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी छप रही है। मैं देख रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन ऐसे करे हुए बच्चों ने, डी ब्रोगली का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसकी जगह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख दिया। बताओ, ऐसे भी हल कर रखे हैं। तो रीजन उसका यही होता है कि अगर आप लगातार पढ़ते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पता है संडे टेस्ट है, आज से पढ़ना शुरू कर दो, आधा घंटा डेली पढ़ लो आप। 15 दिन में आप देख लो कितने घंटे बैठेंगे आपके इस हिसाब से, बताओ कितना ड्यूरेशन बनेगा? कितना? 7.5 घंटे में चैप्टर तैयार नहीं होगा, बताओ आप। बस दिमाग का ही तो खेल है, नहीं तुम्हें तो एक ही रात में करने पर 7 घंटे तैयार कर लेना आप दोबारा से। बोला था कल कुछ शायद कि अप टू नेक्स्ट संडे डेट वाइज पर डे कितना किया है, वो सब का चेक करूंगा, ध्यान रख लेना।
वरना टेस्ट नहीं देने दूंगा किसी को भी। ठीक है राशि, डेट वाइज मतलब समझ रहे हो ना, आज घर जाके क्या रिवाइज किया वो रजिस्टर में मेंशन हो, सेपरेट बना लो, चाहे जिसमें है उसमें करना है उसमें कर लो, बट आपके पास 15 दिन का पूरा डेटा हो कि हाँ आपने पढ़ाई करी थी। ऐसे मत करना जैसे कल एक कॉपी आई थी, मैंने पूछा, कह रहा कब कह रहा एक रात पहले करी है सर मैंने तो। मतलब फेयर नोटबुक उठाई और रफ उठा के उसमें से छाप के क्वेश्चन फटाफट से ये देखो सर ये कर दिए मैंने, और वही क्वेश्चन उसने गलत भी कर रखे हैं पेपर में। सोचो आप, उसे ही नहीं पता मैंने क्या करा था। तो 15 डेज का पूरा डेटा चाहिए और वो भी डेट वाइज चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैं चेक करूंगा, 100% करूंगा। पहले पेपर बाद में दूंगा, पहले रजिस्टर, उसके बाद उसका। कौन सी वाली बना लो सेपरेट आप? कहाँ करा होमवर्क, कौन सा वाला? हाँ तो कोई बात नहीं, आज से एक काम करना, डेट वाइज रिकॉर्ड दे देना लाके, बस 15 दिन का कि 15 दिन में ये पढ़ाई करी है मैंने तो। ठीक है, वर्बली कुछ नहीं मानूंगा। आप कहोगे मैंने तो ऐसे पढ़ा था, तो ऐसे पढ़ा था, ब्रेन थोड़ी निकाल के देखूंगा आपका। कहाँ लिखा है वो दिखा दो लाके। कितने पेजेस लिखते हो पर डे? कितना लिखता है भाई? 7-8 पेज लिख देता है। 7 और 8 15 होते, पता है? एग्जैक्ट बता कितने हैं? 7 पेज। आज कल लिखे थे 7 पेज। कौन से सब्जेक्ट में? और केमिस्ट्री में? अच्छा, फिजिक्स का टेस्ट आ रहा है इसलिए वहां बवाल ज्यादा मचेगा। अच्छा ठीक है, अब केमिस्ट्री में कितने पेज लिख लेगा? कितने पेजेस लिख सकता है? 7-8, 5 ही लिख देना बस तू। 7-8 नहीं, कितने? 5 ही लिख देना, तमीज से लिख लेना। भर के मत लेगा ना कि रफ रजिस्टर बना के लिया, उसको कबाड़ा कर दे बिल्कुल सारा। तो रूटीन स्टडी पर आ जाओ, ज्यादा बेटर रहोगे। आप अगर ये कोशिश करोगे 8-10 घंटे एक दिन में पढ़ लो, बेकार है, कोई फायदा भी नहीं है। ऐसी पढ़ाई ना तो माने जाती कुछ भी। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और रूटीन स्टडी जरूर करो। नहीं वरना फिर वही कहानी कराएंगे, एक एक दिन में 5-5 बार पेपर रिपीट हो रहा है, और करके फिर हार जक मार के खुद ही कहोगे सर प्लीज अब छोड़ दो, प्लीज अब छोड़ दो। और ऐसे हालात में मैं छोड़ने वाला नहीं बिल्कुल भी। चलो देखो जरा, इसके नीचे लगाना एंगुलर मोमेंटम। एक पॉइंट और है लास्ट, बस इसी क्वांटम नंबर का। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in an orbital। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, √L+1 मल्टीप्लाई बाय h/2 कर दो ऐड। और L क्या है आपका? L है बेटा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। कट। एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर MVR इक्वल टू क्या था? NH/2π। इसके लिए आता है तो इसके लिए LL+1 कर देंगे इस स्क्वायर रूट में। डन बेटा, हेडिंग मार्क करो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बैच नंबर 2 में ज्यादा महारथी हैं इसमें, केमिस्ट्री में। महारथी मतलब बड़े बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े बड़े। देखो इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? एम से डिनोट करते हैं। सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से सीखो, कुछ नई चीजें निकलेंगी। देखो ये बताया किसने था इसके बारे में? जीमान ने बताया था। किसने बताया था? जीमान। जीमान क्या कह रही है? बहुत जल्दी बोल। हाँ, जीमान, जीमान इफेक्ट पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? तो वो जीमान वही है ये, ठीक है। जीमान ने इसके बारे में बताया था। और ये क्या बताया था इसने? सुनना जरा ध्यान से। इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका ओरिएंटेशन कैसा। अब ओरिएंटेशन का मतलब है कि एक्स के लॉन्ग होगा, वाई के लॉन्ग होगा या फिर जेड के लॉन्ग होगा। ये ओरिएंटेशन जो हम पता लगाते हैं, कहां से पता लगाते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। कैसे? ध्यान से देखना, इसको डिनोट करते हैं किससे? एम से। इट इज डिनोटेड बाय एम, और एम की भी अपनी एक रेंज है। और एम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एम इक्वल टू होता है आपका कितना? नेगेटिव एल से कितना बेटा? पॉजिटिव एल। नेगेटिव एल से कितना? कैसे? अब ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास में एस सब शेल है सपोज दैट, और एस सब शेल के लिए अभी आपने पढ़ा कि सर इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या होगी इसके लिए एल की वैल्यू? व्हाट अबाउट एम? एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? अगेन जीरो का मतलब ये नहीं कि ओरिएंटेशन है ही नहीं, इसका मतलब है कितना ओरिएंटेशन होगा? एक। कितना होगा? और वो अभी आपने पढ़ा भी था कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? और यहां से ये भी कह सकते हैं कि एस सब शेल में खाली एक ही ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल होगा? खाली, कि एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसका। नहीं आया समझ में? दोबारा समझो ध्यान से। मान लो आपको दिया पी सब शेल। क्या दे दिया बेटा आपको? पी सब शेल दे दिया, और पी सब शेल के लिए अभी आपने पढ़ा था कि एल की वैल्यू क्या होती है? 1। एल की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? इसकी रेंज क्या बनेगी? -1 से कितना? +1। तो -1 से +1 अलॉन्ग विद जीरो, ये ध्यान रखना। -1 से +1 मतलब ये हुआ -1 जीरो, और कितना आ गया? +1 आ गया। तो इसका मतलब ये पी सब शेल के कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 3। कितने? और 3 ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। एक तो होता है पीएक्स। कौन सा होता है बेटा? एक होता है पीवाई। कौन सा होता है? और एक होता है पीजेड। कौन सा होता है? सुनना ध्यान से। पीएक्स का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? या पीवाई का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, और पीजेड का मतलब जेड एक्सिस के अलोंग। बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है पी ऑर्बिटल में कहीं भी प्रेजेंट होगा। पी में कहां प्रेजेंट हो सकता है? एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, या फिर, और यही डिफाइन करता है कि इसके अंदर कितने ओरिएंटेशन है? 3। कितने ओरिएंटेशन? तो मैं पी में जो बनाऊंगा यहां पे कितने ऑर्बिटल्स बनाऊंगा? 3। ध्यान से देखना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीएक्स के लिए -1, पीवाई के लिए 0, पीजेड के लिए +1 ना। ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? आप जिसके लिए मन करे वो नंबर ले लो, जो आपका मन करता हो। नहीं आया समझ? दोबारा देखो। मान लो आपको दे दिया डी सब शेल। क्या दे दिया बेटा आपको? डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2। क्या होती है बेटा? तो एम की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? -2 से कितना? -2 से +2। हाँ, तो अभी का नहीं का? अभी का कितने ओरिएंटेशन बन सकते हैं इसके -2 से +2 में? बोल बेटा। रेंज ही तो बोलनी है, और बोलना क्या है? बोल बोल। टोटल कितने नंबर लाया करेंगे -2 से +2 के बीच में? 3। बताओ कौन कौन से? बोलो। इतना आसान है क्वांटम नंबर पढ़ाना है? एनसीईआरटी उठा के देखना घर जाके। इतनी इतनी सी लाइन लिख रही है, खत्म कर दिया टॉपिक उतने नहीं। तुम्हारे मुझसे ज्यादा भर के लिखा हुआ, देख लेना घर जाकर। कितने? बोल बेटा। आद्या। कितने बेटा? बायोमैथ्स। तो ऐसा वाला मैथ तो पूछ भी नहीं रहा मैं तुमसे कुछ। राशि तेरे पास तो मैथ्स प्लस बायो है ना? हो तो तू यहाँ कैसे बैठी है फिर यहाँ कैसे बैठी है? ऐसी आ गई गलती से? अच्छा, चलिए कहीं और छोड़ के आएंगे फिर, यहाँ नहीं बैठाएंगे। कितने होंगे? 5 होंगे ना टोटल। 5 कैसे होंगे देखो ध्यान से। बोलो। -2, -1, 0, +1, और क्या आएगा? नहीं आया समझ में? यस और नो? और 5 ओरिएंटेशन में सबसे पहला जो ओरिएंटेशन आता है इसका, ये नाम याद कर लेना, ये काम भी आएंगे। DXY। कौन सा आता है? D। फिर इसके बाद आता है DYZ। कौन सा आता है? D। अब XY का मतलब क्या है? X के लॉन्ग भी और Y के लॉन्ग भी। YZ का मतलब Y के लॉन्ग भी और Z। तीसरा जो आता है वो आता है DZX। कौन सा आता है? D। फिर इसके बाद आता है DX2 Y2, DX2, और लास्ट में आएगा DZ2। कौन सा आता है? D।
कितने ओरिएंटेशन टोटल? 5। कितने हैं? तो 5 बॉक्स बना देंगे ऐसे, 5 डिब्बे बड़े बड़े से। 1 2 3 4 5। नहीं आया समझ में? ये समझ में आ रहा है? माइनस नहीं पढ़ते उसको, अभी तो रुक जाओ रुक जाओ। पहला कौन सा लिखा मैंने? डी एक्स वाई। फिर उसके बाद कौन सा? डी। फिर उसके बाद क्या लिखा? डी एक्स स्क्वायर। माइनस नहीं है। अब बताता हूं है क्या ये, सुनो। मैं अभी पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को पूरा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल है टॉपिक हमारे पास में। क्वांटम नंबर जैसे खत्म होगा, कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, नोड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सब लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, एक्स वाई का मतलब क्या? एक्स का मतलब ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सी होगी आपकी? वाई। एक्स का मतलब है एक्स से 45 और वाई से भी कितना? 45। कितना हो गया? मतलब एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एक्सिस से हटके प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। क्या बोलते हैं इसको? डी एक्स वाई। और मान के चलो अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्सिस के अलोंग इस तरह से, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ये एक्स और ये क्या आपका? अब भी एक्स के अलोंग और किसके प्रेजेंट है? यहां भी एक्स के अलोंग और वाई के। फर्क क्या है कि यहां पे प्रेजेंट है ओवर द एक्सिस। कहां प्रेजेंट है? ओवर द। और यहां एक्सिस से हटके प्रेजेंट है, यस और नो? हटके प्रेजेंट है तो कौन सा बोलेंगे? डी एक्स वाई। और एक्सिस पर ही प्रेजेंट है तो उसको नाम देते हैं क्या बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है? इतना आसान नहीं है, घर जाकर रिवाइज जरूर कर लेना। क्लियर है इतना? एफ के लिए बताओ जरा कितना होगा अभी का? बोल बेटा, एफ सब शेल के लिए बोल, जल्दी बोल बेटा। लगा दो अपनी बायो की सुपर नेचुरल पावर यहां। कितने ओरिएंटेशन आएंगे? एल इक्वल टू कितना आएगा? 3। कितना आएगा? तो एम इक्वल टू कितना बन जाएगा? -3 से कितना बेटा? +3। कितने? -3 -2 -1 0 +1 +2 और कितना हो जाएगा? कितने ओरिएंटेशन टोटल? 7। कितने आ रहे? कितने ऑर्बिटल्स यहां बनेंगे? 7 बनेंगे। कितने बनेंगे? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया? 7। इसमें ये सब नहीं पढ़ना, बस एफ वाले में नहीं पढ़ना, खाली डी तक पढ़ना है। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? अभी आधा भी नहीं हुआ ये वाला क्वांटम नंबर, पता है? ये सबसे बड़ा है। और स्पिन वाले में तो 2 ही पॉइंट है खाली, कि कैसे कि या तो क्लॉक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या फिर कैसे घूमेगा, खत्म। उतना ही है बस उसके अंदर। डाउट कहीं कोई बताओ जरा? ये वाला समझ में आ रहा? ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? कहां प्रेजेंट होगा? एक्स वाई और जेड। और रेंज जो होगी वो क्या होगी? -L से कितना बेटा? जितनी वैल्यूज निकल के आएंगी उतने ही ओरिएंटेशन इसके पॉसिबल है, इस बात को ध्यान रखना बस। इतना नोट। हाँ बेटा, माइनस नहीं पढ़ना बेटा, पहले तो माइनस नहीं पढ़ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, खाली वो डैश लगाया हुआ है मैंने बीच में। हाँ ठीक है, हाँ माइनस नहीं है। तुम तो उसको लिख दोगे x + y x - y, कहाँ ढूंढूंगा फिर मैं उसे? करो ऐड पहले इसको। उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। टी कहाँ है? जो टी एक्स वाई और डी वाई, ये डी एक्स वाई का मतलब है कि भाई हमारे पास 2D प्लेन हो गया एक, तो 2D में मैंने कह दिया कि x के अलोंग भी प्रेजेंट है और y के अलोंग भी प्रेजेंट है। टी कौन सा? जो टी का मतलब डायमेंशनल डी? ना ना, डी तो हमारा सबशेल हुआ ना, सब उससे जो ऑर्बिटल बन रहा है डी एक्स वाई। टी। ठीक है, तो टी एक्स मतलब कि बस एक एक्सिस में प्रेजेंट है, खाली मतलब 1D ऑब्जेक्ट ना। हाँ मतलब एक पे आ गया तो 1D बोलेंगे। है। 1D मतलब ये नहीं हुआ कि खाली एक्स का मतलब एक्स। क्या होगा? लोब्स होती हैं, तो लोब्स तो पॉजिटिव भी हो सकती है और इस तरह से। अभी जब शेप्स पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। मैं उसको टॉपिक को बीच में से लेने ला रहा था कि अगर ये पहले खत्म हो जाएगा तो चीजें समझाने में आसानी रहती है। डायरेक्ट अगर शेप्स पढ़ाने लग जाए ना तो बड़ा बहुत चैलेंजिंग है। पेपर में क्वेश्चन आया था, डोनट शेप कौन से ऑर्बिटल का होता है?
डोनट खाया ना? कौन सा वाला है? नहीं डोनट नहीं खाया फिर तूने। डोनट कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसी तो होता है। अब देखो एक लोब ऊपर आ जाएगी और एक कहाँ जाएगी? नीचे। खाया नहीं डोनट? सही डोनट टेस्ट नहीं समझे नहीं, डोनट यही तो होता है गोल ऐसे। नहीं, अब और कैसा होता है? रिंग क्यों लगनी है? मैं बताता हूँ, आज जाके खरीदना, डोनट मिलेगा, उसके बीच में क्या होता है? चॉकलेट नहीं, बीच में खाली स्पेस होता है ना, उस खाली स्पेस में ये लोब्स लगा देना ऐसे, और बैटल घुसा देना, पी और बैटल बन जाएगा DZ स्क्वायर। करो, खाने पीने की बात आ जाए तुरंत मुंह खुल जाते हैं सबके। और अभी पूछ लूं ना कि बताना जरा इसमें से कौन सा DZX है कोऑर्डिनेट में, तो बता नहीं पाओगे। DZX कौन सा होगा? +2 -2? क्यों? बस ठीक है, डोनट पे आ जा वापस तू। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पर ये ध्यान रखना, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में सभी में आता है, सभी में। टाइम देने का रीजन भी यही है कि इतना टाइम दे रहे हैं तो समझो, शॉर्ट में पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ाएंगे? जितना NCERT कहेगी। तो लविश कहाँ घूमने जा रहे हो समर ब्रेक में? कहीं नहीं जा रहे? अच्छा, हमारे तो आधे बच्चे तो घूम ही रहे हैं, मैं तो पता नहीं कब जाऊंगा। मैं 12 साल से जा ही नहीं पा रहा जब से इस प्रोफेशन में आया क्या हो गया? है। पता नहीं घूमना कैसा होता हमारा, सुनोगे तो हंसोगे। और घर से ग्रेटर नोएडा चले गए किसी काम से, वो घूमना हमारा है। कभी गाजियाबाद कुछ काम पड़ गया, घूम रहे हैं जी, ये घूमना है। पार्क में घूम लिए, ये घूमना है। अब जैसे बच्चे को बहकाना हो घर में, चलो घूमने, बाइक पे बिठा के थोड़ी दूर तक घुमा लो, ये घूम लिया देख। तो ऐसे घूमना हो रहा है हमारा। तो मेरे से छोटा वाला भाई जो है वो बहुत शौकीन है घूमने का, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं। उसके सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं दोनों, तो फ्राइडे की नाइट में निकलता है वो, बड़े आराम से संडे की इवनिंग तक आता है, घूम घाम के जहाँ मन करता है वहाँ घूम के आ जाता है। बस बता देगा यहाँ घूमने जा रहा हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ, सैटरडे की मॉर्निंग में नाइट शिफ्ट थी उसकी, तो आया नहीं। मैंने पूछा कहाँ? कह रहा गुजरात। ये कब पहुंचा? कह रहा अभी मॉर्निंग में पहुंचा हूँ। कौन सी ट्रेन से? कह रहा नहीं, फ्लाइट से। अचानक ही एकदम से। फिर वहाँ घूम के आराम से 3-4 दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर जब घूम के, हाँ अचानक से पता चल रहा है, हाँ तुम ढूंढ रहे हो सर कहाँ चले गए। बहुत बढ़िया। नहीं चल, नोट हो गया, समझ में आ गया? चलो और देखो, अभी वेडनेसडे छुट्टी हुई थी ना, तो बैच 2 वाले की सुनो, पता क्या कहते हैं? उन्हें एक छुट्टी दे दी, हमें भी एक छुट्टी दे दो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा उनकी संडे एक्स्ट्रा क्लास हुई, तो कह रहे हमारी भी एक्स्ट्रा क्लास लगा दो उन्हीं के साथ। मैंने कहा उनके टॉपिक अलग चल रहे, कह रहे हम बैठ के सुन लेंगे कोई बात नहीं। तो उन्हें कह रहे हमें छुट्टी चाहिए, एक छुट्टी दे दो कैसे करके। कह रहे आप हमें संडे पढ़ा देना और हमें उसकी जगह पे सैटरडे ऑफ दे दो सर एक। मैंने कहा चलो देखते हैं नेक्स्ट में। तो उन्हें जबरदस्ती छुट्टी चाहिए, तो कह रहे छुट्टी क्यों करी सर आपने? मैंने कहा एग्जाम था। कह रहे फिर कोई एग्जाम नहीं आ रहा तुम्हारा सर? कह रहे उसको अब की बार बोलना फ्राइडे सैटरडे में पड़े एग्जाम। कह रहे बैच 1 वालों को मौका मिल जाता, हमें मौका ही नहीं मिलता कभी छुट्टी का। चलो छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। तुम्हारा मन लग जाता है घर पे वैसे? है नहीं? अरे नहीं, मैं मानता ही नहीं। देखो एक लाइन लिखना जरा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे ना, मतलब इसी में पॉइंट है, पर हाँ हाँ उसी में एक डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा दूंगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ शेल, प्रेजेंट इन अ शेल। किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल? सीधा आंसर कितना? खत्म। नहीं आया समझ में? सीधा n² लगा देना। पेपर में यही आता, पेपर में ये नहीं आता कि बताओ पहली सेल में कितने। पेपर में कहता है 4 ऑप्शन लिख के देगा, n² n-1, n की क्यूब लिख के दे दिया, 2n-1 लिख के दे दिया। तो आपको याद रखना कितना होता है n², कितना होता है। मान लो जैसे n = 1 दे दिया। अब ध्यान से देखना जरा, यार रुक जाओ, अभी एक साथ ही बना देंगे। एक और पॉइंट इसमें ऐड करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
प्रेजेंट इन अ सबशेल, प्रेजेंट इन अ सबशेल। बेटा जी इसका आंसर है 12+1। क्या आंसर है? 12+1। शेल में कितने ऑर्बिटल? सीधा आंसर n²। और सब शेल में कितने ऑर्बिटल? उसका आंसर क्या होगा? 12+1। कैसे? देखो ध्यान से जरा। मान लीजिए आपको दे दिया शेल, और इधर ले लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ, तो n=1, n=2, n=3 और n= क्या आ गया? 4। क्या आ गया बेटा? 4। और कितने ऑर्बिटल्स होंगे? इसका आंसर होगा n²। क्या आंसर होगा? तो ये 1, 4, 9 और ये कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? जस्टिफाई भी कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक। फिर इसके बाद में अगर बात करें सब शेल्स की, तो सब शेल आपने 4 पढ़ी बेटा। कौन कौन सी? S, P, D और कौन सा बेटा? S के लिए L की वैल्यू क्या होती? 0। P के लिए L की वैल्यू, D के लिए 2 और F के लिए कितना होगा? 3 होगा। और इसी में आप फाइंड आउट अगर करने लग जाते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इसका जो फॉर्मूला अभी आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? 12+1। क्या पढ़ रहे हैं? 12+, पुट करके देख लो जरा कितना आएगा। 1 बोलो, हाँ है ना? 1 ही तो आ रहा है। यहां देखो, पुट करो कितना आएगा? 3 आ रहा है। देखो 1, 2, 3। यहां देखो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 ही आ रहे हैं। यस और नो? और एफ में कितना आएगा? देखो जरा 7। कितना आएगा? नहीं आया समझ में? पेपर ये नहीं कहेगा निकाल के बताओ, पेपर तो सीधा कहेगा 4 ऑप्शन लिख के देगा, 2, 2l+1 लिख के देगा, 4l+2 लिख के देगा। पर आपको ध्यान रखना कितना? 12+1। नहीं आया समझ में? करो ऐड फटाफट जल्दी से। किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स? सीधा स्क्वायर करना है। कहता किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स? क्या यूज करना है? 12+1। बस एल की वैल्यू आपको याद रखनी है। डन बेटा? डन? इसके नीचे एक पॉइंट मार्क करो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से ही जीमान इफेक्ट आपका प्रूव हुआ था, जो बोर मॉडल में प्रूव नहीं हो पाया था। लिखो जरा, इट प्रूव्स द जीमान इफेक्ट, इट प्रूव्स द जीमान इफेक्ट। और जीमान इफेक्ट है क्या? ब्रैकेट में लिख देना, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस are passed through magnetic field, then spectral lines are split। पढ़ाया था ना कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से लाइन को पास करोगे तो पास करने पर लाइंस क्या हो जाती है? ब्रेक। क्या हो जाती है? और ब्रेक होने का जो रीजन था उसी को नाम दिया था जीमान इफेक्ट। क्या नाम दिया था? तो वो जस्टिफाई हुआ था इसी पे, क्वांटम नंबर पे। क्लियर है? और इसके अलावा ये हम लिख ही चुके कि ये आपका क्या बताएगा? ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। एक और पॉइंट ऐड कर दो छोटा सा, लास्ट, खत्म। ये जीमान हो गया। लिखो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about the degenerate orbitals. It gives the information about the
डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिखो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल। यहां देखो ध्यान से, पांचों एक साथ रखे हुए हैं ऐसे और नो, यहां तीनों एक साथ रखे हुए हैं, तीनों की एनर्जी क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी? ऐसे ऑर्बिटल्स को बोलते हैं कौन से ऑर्बिटल्स? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। नहीं आया समझ पे? क्लियर है? एक बार पढ़ के देख लो पूरा फटाफट से, खत्म। डीजनरेट का मतलब कुछ नहीं है, मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल, ये भी क्या है? पांचों के पांचों सेम एक साथ रखे हुए हैं, सबकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम। तो एनर्जी अगर सेम है तो उनको बोलते हैं डीजनरेट। मैं अगर इसकी, मैं ऐसा मान लो दो तो मैंने नीचे रख दिए और तीन कहां ले गया मैं, तो एनर्जी गैप आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसको बोलते हैं डीजनरेसी स्प्लिट हो गई आपकी। ये मतलब है प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजीमुथल, तीनों पढ़ के देख लो। किसी पॉइंट को अगर रिपीट कराना, रिपीट करा लो अभी आप एज इट इज। इस फिन में कुछ नहीं है, 2 पॉइंट ऐड कराने हैं बस, खाली देख लो पढ़ के। और फिर कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी कुछ नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, ये सब काम करेगा कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखने बैठोगे कल की क्लास में। और छोटे छोटे फॉर्मूले जो लिखे हैं ना, कि ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे शेल में? n², सब शेल में कितने प्रेजेंट होंगे? 2l+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 2l+1 लिखा था। इनको तो बोल्ड मार्क कर लेना, ये डायरेक्ट आते हैं पेपर के अंदर सीधे। कौन सा? क्या बताना इसमें? अच्छा बाकी सारा आता है। dz² का मतलब नहीं समझ में आ रहा? देख जरा, सही में नहीं आ रहा तेरे को समझ में dz²? यहां देख, देखो z² का मतलब क्या, सुनना ध्यान से पहले। ये कौन सा एक्सिस हो गया? x। कौन सा हो गया? मैंने ये लेट कर लिया z। कौन सा लेट कर लिया? देखो एक बात समझो, कहीं अगर स्क्वायर आता है, कहीं पे क्या आता है? इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के, ये एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और डी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डबल डंबल। कैसी होती है? तो ए की तो मेरे पास कोऑर्डिनेट है, यस और नो? तो ए की कोऑर्डिनेट पे आप बना दो डंबल ऐसे, तो ऐसे करके बना देते हैं इसकी शेप एक्सिस के अलोंग। समझ में आ गया? और इसी में जैसे डोनट शेप होता है ना, तो ये तो बना दिया आपने डंबल। क्या बना दिया? बस इसी में क्या डाल देंगे? डोनट। क्या डाल देंगे? डोनट अगर आप डालोगे तो प्लेट आ जाएगी ना ऐसे करके बीच में, तो ये शेप डिफाइन करती है किसको बेटा? dz²। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना? ऐसे मान के चलो बीच में प्लेट डाल दी। क्या डाल दी? इस तरह की शेप होती है वो dz² होती है आपकी। और बताओ, और कहीं कुछ? कौन सा बेटा? स्क्वायर का मतलब ये है बेटा कि एक्सिस के अलोंग होगा। एक्सिस के अलोंग मतलब इस तरह से, यहां इसके ऊपर, यहां इसके ऊपर। और अगर क्वेश्चन कह रहा है dxy, तो dxy का मतलब ये होता है बेटा कि एक्सिस पे प्रेजेंट ना होके एक्सिस से 45 डिग्री पे, इस तरह से। नहीं आया समझ में? ये मतलब होता है। और बताओ। हाँ कनिष्का, सारे समझ में आ गए तेरे को? मैं पूछूंगा फिर उसके बाद देख लेना। चलो हेडिंग लगाओ फटाफट से, इसे भी खत्म करो। स्पिन क्वांटम नंबर, जल्दी। स्पिन क्वांटम नंबर। होमवर्क क्या पता है इसका? पहले कल 15 मिनट ये सब कुछ सुनूंगा, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। तो पहले क्या क्या चल रहा हूं, पढ़ के जरूर आ जाना, ठीक है? नहीं रट के भाई। यार एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी, जो आज पढ़ाया जैसे समझाया ऐसे ही समझा देना बस, ठीक? अच्छा 15 में मुझे क्विक रिवीजन कराना, आप देख लो कैसे करा पाओगे उस चीज को। आप देखो ना, यहां देखो, इसको डिनोट करते हैं एमएस से, या कुछ बुक्स में एस भी लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये है क्या, सुनना ध्यान से जरा। जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, यस और नो? तो अर्थ के 2 रोटेशन है, एक तो वैसे घूम ही रहा है लगातार, और एक घूम रहा है अपनी एक्सिस पे। कैसे घूम रहा है? अपनी। तो एक्सिस पे तो 2 ही रोटेशन होते हैं, कौन कौन से? एक तो क्लॉकवाइज या फिर पास में, या तो ऐसे घूमेगा लगातार,
या ऐसे घूमेगा, यस और नो। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा उसकी एक्सिस के अलोंग। ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूम रहा है, ऐसे नहीं, एक्सिस पे कैसे घूम रहा है, ऐसे नहीं समझे भाई? ये तो मोशन है ही एक तरह का। दूसरा मोशन क्या है कि ये अपनी एक्सिस पे भी तो रोटेट करेगा इस तरह से। तो ये दो रोटेशन आते हैं खाली, कौन से? एक क्लॉकवाइज और दूसरा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आता है तो उसको तो डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो से। किससे नोट करते हैं बेटा? अपवर्ड एरो से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है उसको डिनोट करते हैं किससे? डाउनवर्ड एरो से। क्लॉकवाइज के लिए जो स्पिन हम मेंशन करते हैं वो मेंशन करते हैं +1/2। क्या मेंशन करते हैं? और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम मेंशन करते हैं कितना बेटा? -1/2। कितना माइनस? नहीं आया समझ में? बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वांटम नंबर में। जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उसका नाम था अलन बेक। अलन बेक, ULLEN, अलन बेक, और एक और था गोल्डस्मिथ। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। बाकी क्वांटम नंबर की ज्यादा कहानी कुछ है ही नहीं हमारी। एक पॉइंट ऐड करो फटाफट जल्दी से। प्रपोज्ड बाय अलन बेक। देखो नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसे ही नाम पढ़ने पड़ेंगे। देखो मैंने इतना नहीं पढ़ा ना इनके बराबर, तुम्हारे पास तो मौका है। कभी देखे हैं फिर केमिस्ट्री की बुक में, फिजिक्स की बुक में इंडियन नेम मिलते हैं? इंडियन नेम्स मिलते हैं? कभी नहीं मिलते हैं ना। वो इक्का दुक्का कहीं मिल जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, मैं बता दो रहा हूँ उसका रीजन समझो। केमिस्ट्री में जो मिलेंगे भी ना तो वो आपको मिलेंगे इधर ये कोलकाता साइड के ज्यादातर साइंटिस्ट जो मिलेंगे अच्छे। लिखो जरा, इट इज डिनोटेड बाय S। नेक्स्ट लिखो, it represents the direction of electron spin. It represents the direction of electron spin. Spin का मतलब बेटा मोशन से है ना, spin around its own axis. नेक्स्ट लाइन में लिखना क्लॉकवाइज स्पिन डैश करके ये बना दो इसी के आगे से। क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड एरो, और इसका मतलब +1/2। और नेक्स्ट लाइन में लिख देना एंटी क्लॉकवाइज स्पिन डाउनवर्ड एरो, और ये डिनोट करेगा -1/2। डन। नेक्स्ट है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कल बाकी इसको रिवाइज करके अच्छे से। कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे